हेलो मेरे प्यारे यूपी के सभी भाभी दरोगाओं, कैसे हो आप सब। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम के जो डेट है वो नज़दीक आती जा रही है दिन ब दिन। और यही वक्त है जब कुछ करने का, मतलब अपनी सारी तैयारियां, जो कॉन्सेप्ट्स अभी तक तैयार किए हैं उनको और धार देने का, और अपने टाइम को सेव करने के लिए हमेशा मॉक टेस्ट वगैरह लगाते रहें, ताकि एग्ज़ाम में आपकी स्पीड के साथ साथ आपकी मेमोरी भी उसी तरह से काम करे। जैसा आप अभी मॉक टेस्ट में लगाएंगे तो हल्के हल्के वही हैबिट पड़ जाएगी, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अपना टाइम भी सेव कर सकेंगे और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। तो प्रीवियस ईयर के साथ साथ अपने मॉक टेस्ट और जो कॉन्सेप्ट वीक हो उन पे भी अपना थोड़ा काम करें, क्योंकि अभी इतना टाइम है कि अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपका वीक रह गया है तो उसको आप सही कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के प्रीवियस ईयर सेट को, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सामान्य हिंदी से, और क्वेश्चन नंबर पहला है, इनमें से कौन सी बोली टा वर्ग यानी बहुला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मालवी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जिया वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है। क्योंकि आप सभी को पता होगा, अगर वर्णमाला आप सभी ने पढ़ी होगी तो सभी को पता होगा, हमारा जिया जो है वो एक संयुक्त वर्ण है, जिसे हम संयुक्त व्यंजन भी कह सकते हैं। और ये जो बनता है वो आधा जय प्लस अय्या के योग से बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बिहारी का नामकरण किस विद्वान ने किया था। तो बिहारी का जो नामकरण है वो गियरसन ने किया था। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमेशा इम्पोर्टेंट होते हैं, तो किसी भी क्वेश्चन को आप हल्के में ना लें। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, शिखा के लिए इनमें से कौन सा शब्द उपयुक्त है। शिखा के लिए तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। शिखा चोटी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, चींटी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। तो चींटी को क्या कहते हैं। तो हालांकि इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए चूंटी, चित्ती, संदेशिका सभी दे रखे हैं, लेकिन इसका जो रियल है वो सीमिका है, पर्यायवाची। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। यानी यहाँ जो नहीं है कह रहा है, मतलब हमको यहाँ तद्भव नहीं तत्सम ढूंढना है। तो ऑप्शन ए है धैर्य, ऑप्शन बी है धोती, ऑप्शन डी है धान, ऑप्शन सी है दाहिना। तो क्योंकि इसमें हमें तत्सम ढूंढना है, तद्भव नहीं है, तो तत्सम ढूंढना है उल्टा। तो धोती भी तद्भव है, धान भी तद्भव है, और दाहिना भी। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर ए बचता है वो हमारा करेक्ट आंसर है धैर्य, क्योंकि धैर्य का तद्भव होता है धीरज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द शूद्र का विपरीतार्थक है, मतलब जो अपोजिट मीनिंग देता है, शूद्र का अपोजिट मीनिंग। तो ऑप्शन है इसके, भव्य, खोटा, महान, लघु। तो इसका जो शूद्र का सही विपरीतार्थक होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। शूद्र कहते हैं बहुत ही छोटे को, बहुत ही नीचे स्तर के इंसान को, या किसी को भी कह सकते हैं शूद्र। मतलब कोई काम बहुत छोटा हो, या फिर कोई इंसान अपने व्यवहार में बहुत छोटा हो, तो उसको शूद्र कहते हैं। बाकी इसका अपोजिट महान होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है। तो गो आप सभी को पता है गाय को कहते हैं, और गाय को हम नदी, मतलब गो नदी को भी कहते हैं, और गो इंद्रिय को भी कहते हैं।
और एक गो का मीनिंग गाय भी होता है, लेकिन गज गज हो कहते हैं हाथी को। तो ये जो है हमारा सही आंसर है, क्योंकि वो नहीं पूछ रहा है, तो गज जो है वो गो को नहीं कहते, गो का अर्थ नहीं होता गज। अगला क्वेश्चन है, दोपहर के बाद का समय के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? पूर्वाह्न कहते हैं दोपहर से पहले के समय को, और अपराह्न कहते हैं दोपहर के बाद के समय को। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? गाय था, मैं कानपुर गया था, मैं कानपुर गया, मैं कानपुर गया हूँ, मैं कानपुर गया था। तो इसमें जो बिल्कुल सही आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नेतिन, नेताइन, नेत्री या नेत्रा? तो नेता का जो सही स्त्रीलिंग है वो है नेत्री, ना कि नेताइन। नेताइन कोई वर्ड ही नहीं होता, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? समूह राम किसी का नाम है, व्यक्तिवाचक है। अनाज जाति, हिमालय और सेना। तो हिमालय एक पर्वत का नाम है, इसलिए ये भी व्यक्तिवाचक, और सेना, सेना एक समूह को कहते हैं, सैनिकों के समूह को। तो यही हमारी समूहवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? निश्चयवाचक मतलब जो निश्चित है, जैसे कोई, कोई का मतलब कौन, तो ये भी अनिश्चित है। यह बिल्कुल निश्चित है, जो, ये भी अनिश्चित है, कुछ भी अनिश्चित है। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है, ये एक निश्चित सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? आवृत्तिवाचक, आवृत्ति मतलब जिसकी बार बार आवृत्ति हो, तो वो है 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना। मतलब जो ये गुना वाले आते हैं ये सब आवृत्तिवाचक में आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? मतलब जिस वाक्य में अकर्मक क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया का मतलब है वह क्रिया जो अपने साथ कर्म को नहीं रखती है वाक्य में। मतलब उस वाक्य में कर्म नहीं होगा जिसमें अकर्मक क्रिया होती है, क्योंकि वो कर्म के बिना भी पूरी होती है, अपने आप में वाक्य को पूरा कर देती है, चाहे वाक्य में कर्म ना हो। ठीक है, तो उसी को कहते हैं अकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया का जो प्रभाव है वो स्वयं कर्ता पर ही पड़ता है। ठीक है, क्योंकि कर्म होता नहीं है तो प्रभाव सीधे कर्ता पर ही पड़ेगा। तो यही ये पूछना चाह रहे हैं कि अकर्मक क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है? मतलब अकर्मक जिसमें कर्म ना हो जिस वाक्य में, उस वाक्य में क्रिया का प्रभाव फिर कर्ता पे पड़ेगा। ठीक है, तो अकर्मक क्रिया जिस वाक्य में भी होगी उस वाक्य में क्रिया का जो प्रभाव है, क्रिया का जो असर है वो सीधे कर्ता पे पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, गायक गीत गा रहा है, यह किस काल का उदाहरण है? गायक गीत गा रहा है यानी अभी भी काम कर रहा है, तो ये तात्कालिक वर्तमान में जाएगा, क्योंकि काम अभी समाप्त हुआ नहीं है, चल रहा है और वर्तमान में चल रहा है, तो तात्कालिक वर्तमान हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 17, संभवतः यानी जहाँ संभावना आ गई, वह लिखता हो, शायद वह लिख रहा हो, मतलब संभावना है, पक्का नहीं है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा संभाव्य वर्तमान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया होती है।
क्वेश्चन नंबर 19 है, यह काम उसने ही किया होगा, इस वाक्य में ही क्या है? ही जो है किसी चीज़ पे जोर डालने के लिए इस्तेमाल किया गया है। जैसे ये जो वाक्य दे रखा है, यह काम उसने किया होगा, वाक्य तो तब भी पूरा है, लेकिन अगर हम कहें उसने ही किया होगा तो हमने उस पर जोर डाल दिया कि इसी ने किया है। तो ऐसे वाक्य जो ऐसे शब्द जो किसी पे जोर डालते हैं वाक्य में, जिनका प्रयोग किसी पर जोर डालने के लिए किया जाता है, उन्हें हम निपात कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है 20 और 20 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना है? ये जो है इनमें किसमें, मतलब इन चारों शब्दों में से कौन से में हिंदी का उपसर्ग नहीं है लगा हुआ? अनजान, विन चखा, लापता, विन जाना। तो लापता यही है जिसमें अरबी का उपसर्ग लगा हुआ है, ला। अगला क्वेश्चन है, भक्षण में कौन सा प्रत्यय है? उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग पहले शब्द के और प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ता है, ठीक है, तो वो ध्यान रखें। यह है भक्षण, आन या अन। तो भक्षण, इसको जो अना है इसको अन करके पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसमें यही प्रत्यय है, क्योंकि भक्षण ये हो गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन है 22, भावना में कौन सा प्रत्यय है? भावना, भाव मूल शब्द, ना प्रत्यय हो गया, ठीक है, तो ये हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अठ कोना में कौन सा समास है? अठ कोना, तो इसमें शुरुआत में ही अठ आ गया। अठ कहते हैं आठ के लिए, यानी आठ कोना। तो इसमें जहाँ भी कोई संख्यावाचक शब्द आ जाता है, किसी शब्द में पहले अगर कोई संख्या आ जाती है तो वहाँ पे द्विगु समास होता है। जब भी आठ, चार या दो इस तरह के शब्द के पहले आ जाएं, किसी भी शब्द के पहले संख्या आ जाए तो द्विगु समास होता है वहाँ। और क्वेश्चन नंबर 24 आपका, समास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं। दूसरा कथन है, जिस कर्मधारय का पूर्व पद संख्या बोधक हो वह द्विगु कर्मधारक समास कहलाता है। सी है, तत्पुरुष समास में साधारणतः प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष होता है। और डी है, सभी सही हैं। तो ये जो तीन ऊपर सेंटेंस दे रखे हैं, स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, ये तीनों ही सही हैं। तो हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित में से योजक चिन्ह कौन सा है? तो योजक चिन्ह हमारा दो शब्दों में, जहाँ द्विगु समास में अक्सर हम योजक चिन्ह का यूज़ करते हैं, जैसे ये हो गया। अगला क्वेश्चन है 26, जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो पहला ऑप्शन है इसका बहुत बड़ा जोखिम लेना। ऑप्शन दूसरा है सारी ताकत लगाकर खेल दिखाना, जीत के लिए कुछ भी करना, या बहुत परेशान होना। तो इसका जो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बहुत बड़ा जोखिम लेना। अगला क्वेश्चन है 27, अद्भुत रस के देवता इनमें से किसको माना गया है? तो अद्भुत रस का देवता गंधर्व को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, आलाह छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आलाह में 31 मात्राएं होती हैं। ये एक मात्रिक छंद है। वीपसा में कौन सा अलंकार है?
तो वीप्सा में आपका शब्दालंकार है, मतलब ये वीप्सा जो है वो शब्दालंकार का भेद है, क्योंकि अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार का एक भेद वीप्सा है। आगे आ जाता है आपका पैराग्राफ, और तरीका मैंने आपको बता ही रखा है। एग्ज़ाम में पैराग्राफ से पहले एक बार क्वेश्चंस पे नज़र ज़रूर डाल लें, ताकि आप अपना थोड़ा समय बचा सकें, वरना कहीं अगर पहले पैराग्राफ पढ़ने के चक्कर में रह गए तो हो सकता है 1 से 2 बार भी पढ़ना पड़ जाए। तो समय को बचाते हुए पहले क्वेश्चंस पे नज़र डाल लें, उसके बाद पैराग्राफ पढ़ें। तो चलिए पढ़ते हैं अपना पैराग्राफ। ज़िंदगी के असली मज़े उनके लिए नहीं हैं जो फूलों की छाँव के नीचे खेलते हैं और सोते हैं, बल्कि फूलों की छाँव के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हें के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ है, होंठ फटे हुए हैं और सारा बदन पसीने से तर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है जो धूप में खूब सूख चुका है, वह नहीं जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं है। उम्मीद है कि आप लोगों को पैराग्राफ एक ही बार में समझ आ गया होगा। तो चलते हैं इस पैराग्राफ के क्वेश्चंस की ओर। काफ़ी इजी पैराग्राफ था, तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। उपर्युक्त गद्यांश में अमृत वाला तत्व का क्या तात्पर्य है? अमृत से, समुद्र से निकला हुआ अमृत से, जीवन के सार से, या जीवन के रहस्य से? तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे जो अमृत की बात की जा रही है वो जीवन के सार से की जा रही है, उसका मतलब जीवन का सार है। अगला क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश में किस बात के महत्व को बताया गया है? प्रकृति के, जीवन के, भाग्य के, या श्रम के? तो जाहिर सी बात है, रेगिस्तान में सूखने का मतलब मेहनत करना है, यानी यहाँ पे श्रम से इनका अर्थ है, तात्पर्य इनका। क्वेश्चन नंबर 32 है, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार जो धूप में खूब सूख चुका है, वाक्य में क्या अभिप्राय है? मतलब बीमार होना, रेगिस्तान में रहना, कड़ा परिश्रम करना, या धूप सेकना? तो सीधी सी बात है, जब हमारे इस गद्यांश में परिश्रम की बात हो रही है तो सूखने का मतलब भी कड़ा परिश्रम करना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, इनमें से घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन हैं? और ये क्वेश्चन एक बार पहले भी आ चुका है, और उस वक्त भी मैंने कहा था आपसे कि इस क्वेश्चन को बिल्कुल रट के जाइएगा, एकदम दिमाग में रखिएगा कि हमारे घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक राहुल सांकृत्यायन है। ये क्वेश्चन कई बार सेट्स में आ चुका है, कई सेट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नाटक उपनिषद काल पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर है जन्मेजय का नागयज्ञ। क्वेश्चन नंबर 35 है, मेरे समय के शब्द किस विधा की रचना है? मतलब मेरे समय के शब्द क्या चीज़ है? कोई आलोचना है, निबंध है, काव्य है, या चंपू काव्य है, क्या चीज़ है? तो ये एक आलोचना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए कुल कितनी भाषाओं के साहित्य को स्वीकार किया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भी 22 भाषाएं हैं, इनसे अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषाओं में भी प्रदान किया जाता है। अब 22 भाषाएं तो संविधान वाली हो गई, और 2 भाषाएं राजस्थानी और अंग्रेजी हो गई, तो कुल मिला के 24 भाषाएं हो गई। हालांकि इसमें ऑप्शन जो है वो गलत दिया था, और इसीलिए इसके आंसर जो है संशोधित कुंजी में 24 माना गया है। तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा में लिख सकते हैं 24। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन इनमें से किस स्थान पे हुआ था?
तो तीसरा वाला विश्व हिंदी सम्मेलन दिल्ली में हुआ था और ये विश्व सम्मेलन से एक ना एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया ही है। तो ये सारे के सारे विश्व हिंदी सम्मेलन याद करके जाइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। 38 हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन को चाहे आप जीएस का मान लीजिए या हिंदी का मान लीजिए, 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। अगला है 39 हिना फिल्म किस कहानी पर आधारित है? तो ये है मलबे का मालिक। आज की जो हिंदी के हमारे 40 क्वेश्चंस हैं उनका लास्ट क्वेश्चन है, कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कवि थे? तो कालिदास त्रिवेदी जो थे वो औरंगजेब के दरबारी कवि थे। अब आगे अपना जो है जीएस के 40 क्वेश्चंस की बारी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने जीएस के साथ और लगाते हैं प्रीवियस ईयर के 40 क्वेश्चंस का सेट। देखते हैं आज की इस सेट में क्या नया मिलता है आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। मुस्लिम महिला को दंड प्रक्रिया संहिता यानी आईपीसी 1973 की धारा 125 के तहत दत्त अवधि से परे भरण पोषण का अधिकार प्राप्त है। इसे किसके मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था? मतलब कौन से केस में सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात कही थी, मतलब कौन से केस में इसको मान्यता दी गई थी? तो यहाँ पे कुछ केसेस भी हैं दिए हुए। पहला खातून बेगम बनाम भारत संघ है, फिर जमात इस्लामी हिंद बनाम भारत संघ है, सायरा बानो है और मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम है। तो ये जो बात सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता जो दी थी इसको, वो मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो के केस में दी गई थी। क्वेश्चन मैं आपको एक बार फिर से पढ़ा देता हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुस्लिम महिला जो हैं इनको धारा 125 के तहत इद्दत अवधि से परे भरण पोषण का अधिकार, यानी शादी के बाद जो डाइवोर्स वगैरह हो जाता है तो उसके बाद पत्नी को जो भरण पोषण दिया जाता है उसको अपने खर्चे के लिए जो हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी फैसला होता है उन्हें भरण पोषण देने का, तो ये बात सही है। इस बात को सपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कौन से मामले में किया था? मतलब कानूनी तरीके से इस बात को सही किस केस में ठहराया गया था? तो वो है मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम। ठीक है, ये भरण पोषण वाली बात को सही ठहराया गया था इसमें। अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 यानी आईपीसी की धारा 156 क्लॉज 3 के तहत प्रत्यक्ष जांच की शक्ति का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो मजिस्ट्रेट यानी जो दंडाधिकारी होते हैं वही इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, जांच की शक्ति का प्रयोग, प्रत्यक्ष जांच यानी सामने सामने जांच। कोई भी केस सही है गलत है क्या नहीं है उसके सबूत इकट्ठे करना, जांच करना, ये सारा मजिस्ट्रेट के द्वारा होता है, दंडाधिकारी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर लागू होता है किस पे? केवल असंगठित क्षेत्र पे, केवल संगठित क्षेत्र पे, या संगठित और असंगठित क्षेत्र दोनों पे, किस पे? तो ये क्षेत्र से इसका कोई मतलब नहीं है, ये सब पे लागू होता है, संगठित क्षेत्र हो या असंगठित क्षेत्र हो। तो इसका राइट ऑप्शन सी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, भारत में जनहित याचिका के लिए यानी पीआईएल का कॉन्सेप्ट है ये, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कई बार फुल फॉर्म पूछ रहता है पीआईएल की।
तो उस फुल फॉर्म को भी ध्यान में रखिएगा। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए निम्नलिखित में से किसने नींव रखी थी? तो ये PIL की जो नींव रखी गई थी वो किसने रखी गई थी? तो ये रखी गई थी न्यायिक सक्रियतावाद के से। मतलब जो ज़्यादा हार्मफुल केसेस होते हैं, मतलब जहाँ पे एक जनता के बड़े समूह को कोई भी परेशानी होती है, तो उस परेशानी को फटाफट निपटाने के लिए PIL का कॉन्सेप्ट लाया गया था। क्योंकि मोस्टली जो केसेस होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और तब तक बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो मतलब जो चीज़ गलत है और अगर उसे जल्दी से जल्दी हटाना है, मतलब जल्दी से जल्दी उस पर न्याय पाना है, तो उसके लिए एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL का कॉन्सेप्ट लाया गया था, ताकि जो परेशान है, जो वंचित वर्ग है, उसको जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके। और ये PN भगवती जी, जो जस्टिस PN भगवती जी थे, वो कॉन्सेप्ट लेके आए थे भारत में इसका। सबसे पहले PIL का जो केस था वो उन्हीं के सामने आया था। और आपका अगला क्वेश्चन है, न्यायिक सक्रियतावाद के संदर्भ में PIL का पूर्ण रूप क्या है? देखो, जो अभी अभी मैंने जो आपको बताया था कि इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेता है, नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया। यहाँ इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है आपसे PIL की, तो ये होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी ऑप्शन नंबर C। यही मैं आपको बोल रहा था अभी कि इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है, कई बार सिंपली पूछ लेता है फुल फॉर्म, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसकी फुल फॉर्म होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और अगला क्वेश्चन है, परम दायित्व की अवधारणा को किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समझाया गया था? परम दायित्व की अवधारणा को, तो मामले दे रखे हैं नीचे आपको 4। राइल्स बनाम फ्लेचर है, नर्मदा बचाओ आंदोलन है बनाम भारत संघ, और AP प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम MB नायडू हैं, प्रोफेसर MB नायडू, और MC मेहता बनाम भारत संघ है। तो ये जो अवधारणा थी परम दायित्व की, इसको MC मेहता वाले केस में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 यानी IT इंफॉर्मेशन 2000 का जो एक्ट है, कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील सामग्री के प्रकाशन का प्रसारण को दंडित करती है? तो इस एक्ट की धारा 67। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, गैर परिवहन वाहन के पंजीकरण की वैधता है कब तक के लिए? तो ये 15 वर्षों की वैलिडिटी होती है। जो रजिस्ट्रेशन होता है गाड़ी का, उसकी वैलिडिटी 15 वर्षों की होती है। प्रत्येक 5 वर्ष पर नवीनीकरण कराना पड़ता है। मतलब पहली बार जो आपको वैलिडिटी मिलती है रजिस्ट्रेशन कराने पे, वो 15 सालों के लिए होती है, और उसके बाद फिर हर 5 साल पे गाड़ी की कंडीशन देखने के बाद उसको रीन्यू किया जाता है। अगर गाड़ी की कंडीशन सही है तो रीन्यू किया जाएगा, नहीं है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में पहला भूमि अधिग्रहण कानून वर्ष में पेश हुआ था? कौन सी वर्ष में पेश हुआ था भूमि अधिग्रहण कानून? तो पहला वाला जो था वो 1894 में आया था, भूमि अधिग्रहण कानून 1894 में। कब आया था पहला भूमि अधिग्रहण कानून? कौन सी ईयर में? 1894 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक ने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी यानी की नोट कहा था? तो ये हमारे सर अर्नेस्ट वार्कर थे, जिन्होंने की नोट कहा था उद्देशिका यानी प्रीएम्बल को।
सर अर्नेस्ट ने। उद्देशिका को कीनोट अर्नेस्ट बार्कर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए निर्देश देता है? तो ये है आर्टिकल नंबर 51, जिसमें इंटरनेशनल पीस की बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। निम्नलिखित में से किसके पास राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवादों का निर्णय लेने का मूल, अनन्य और अंतिम अधिकार होता है? तो वो है भारत का उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने का संकल्पना को लिया गया था? मतलब कहने का ये है कि हमारे संविधान में जो एक कॉन्सेप्ट है कि अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो केंद्र में निहित होंगी, इस कॉन्सेप्ट को हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो ये कॉन्सेप्ट हमने कनाडा के संविधान से लिया है। अगला क्वेश्चन है भारत में अंतर्राज्य परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल्स के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है राज्य विधानसभा के चुनाव का संचालन कौन करता है? यानी राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनका जो चुनाव होते हैं उनका संचालन कौन करता है? तो उसके लिए भारत निर्वाचन आयोग बैठा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। राज्यसभा में राज्यों को आवंटित सीटें निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती हैं? मतलब जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन होता है वो किस बेस पे होता है, कौन से कॉन्सेप्ट पे होता है? तो यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट दे रखे हैं। प्रत्येक राज्य के प्रजनन दर, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। प्रत्येक राज्य के प्रति व्यक्ति आय से क्या मतलब है इसमें? प्रत्येक राज्य के जन्म दर या प्रत्येक राज्य की जनसंख्या। तो हमारे यहाँ सीटों का जो आवंटन होता है वो जनसंख्या के बेस पे होता है, ना कि जन्म दर या मृत्यु दर या प्रजनन दर पे। अगला क्वेश्चन है 18। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है? यहाँ अनुसूची की बात पूछी जा रही है, तो सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में होता है। अगला क्वेश्चन है 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो ये जो हमारा 74वां संविधान संशोधन है वो 1 जून 1993 को लागू हुआ था। ठीक है, ये लागू होने की डेट है। 74वां संविधान संशोधन आया तो 1992 में था, लेकिन लागू 1993 में हुआ था। ये लागू होना और संविधान संशोधन का जो बिल आया था वो, इन दोनों डेटों में अंतर है। 1992 में वो बिल आया था 74वें संविधान संशोधन का, और ये संशोधन लागू 93 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया? तो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने वाला था हमारा 86वां संविधान संशोधन। इसी से हमने डीपीएसपी से उठा के, और जो एक वो 6 से 14 वर्ष वाले बच्चों का शिक्षा का जो प्राथमिक शिक्षा का जो अधिकार है वो पहले डीपीएसपी में था, लेकिन 86वें संविधान संशोधन से हमने डीपीएसपी की थोड़ी भाषा को चेंज किया, और जो भाषा पहले डीपीएसपी में थी उसको उठा के हमने मौलिक अधिकारों में डाला। नेक्स्ट है 21वां। एंथ्रेक्स जो एक घातक रक्त रोग का कारण बनता है किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है? मतलब वो वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है या कवक है, क्या वो? तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है जीवाणु।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा वजन शिशुओं में कम जन्म के वजन से संबंधित है? तो ये है 250 ग्राम या 2.5 किलोग्राम से कम। मतलब एक नॉर्मल बच्चा जब जन्म लेता है तो उस वक्त उसका कम से कम वजन 2.5 किलोग्राम होना चाहिए, तब उसे स्वस्थ कहते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किसे एक पेडोलॉजिस्ट के रूप में जाना जाता है? तो पेडोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? तो पेडोलॉजिस्ट कहते हैं सॉइल से रिलेटेड जो वैज्ञानिक होते हैं, जो मृदा यानी मिट्टी के जो वैज्ञानिक होते हैं, जो मिट्टी की जांच करते हैं, उनको कहते हैं पेडोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष में किया गया था? तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पहली ट्रेन चलाई गई थी 1853 में। उसी वक्त वो पहली रेलवे लाइन का परिचालन हुआ था। मुंबई से ठाणे के बीच जो ट्रेन चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है 25। भारत में साइमन कमीशन किस वर्ष आया था? साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन सबको पता होगा 1928 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। निम्नलिखित में से कौन सा रियल एस्टेट स्थावर संपदा विनियमन और विकास अधिनियम का विषय नहीं है? कृषि भूमि, अपार्टमेंट, भूखंड, इमारतें। तो कृषि भूमि उसका हिस्सा नहीं है रियल एस्टेट का। बाकी अपार्टमेंट, इमारतें या भूखंड मतलब प्लाट वगैरह, जो ब्रोकर जिसको कहते हैं, जो आपके अपार्टमेंट बनवाता है या बड़ी बड़ी इमारतें बनवाने का ठेका लेता है, ठेकेदार जिसको कहते हैं। और ये जो प्लाट वगैरह जो दिलवाते रहते हैं ब्रोकर टाइप के लोग, इनको कहते हैं रियल एस्टेट बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। आयकर की गणना आधार पर की जाती है। आयकर की गणना किसके आधार पर की जाती है? मतलब वार्षिक की जाती है, मासिक की जाती है, साप्ताहिक की जाती है, त्रैमासिक की जाती है। तो इनकम टैक्स हमारा एनुअली जाता है, इसलिए ये वार्षिक होता है। अगला क्वेश्चन है 28। हाल ही में पारित कृषि अधिनियम के अनुसार सस्यकाल के संदर्भ में कृषि समझौते की न्यूनतम अवधि क्या है? 3 सस्यकाल, 1 सस्यकाल, 2 सस्यकाल, 4 सस्यकाल। तो इसकी अवधि होती है 1 सस्यकाल। अगला क्वेश्चन है 29। निम्नलिखित में से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कौन नियंत्रित करता है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। भारत में लिंग अनुपात को प्रति पुरुष पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब कितने पुरुषों पे कितनी महिलाएं? तो वो होती हैं 1000, यानी 1000 पुरुषों पे जो भी महिलाएं हैं वो हमारा लिंग अनुपात हो जाता है। जैसे अगर 1000 पुरुषों पे 900 महिलाएं हैं तो हमारा लिंग अनुपात 900 हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंधु जल संधि भारत को डैश डैश और डैश नदियों के जल से उपयोग करने की अनुमति देती है। जो सिंधु जल समझौता हुआ था उसमें किस किस नदी का जल और कितना कितना कौन कौन प्रयोग करेगा, इस बात पे था। तो वो 3 नदियाँ पूछना चाह रहा है कि सिंधु के साथ साथ जो सिंधु जल समझौता में 2 नदियाँ और हुई थी वो कौन कौन सी थी? यमुना सतलुज रांची थी, या रावी व्यास सतलुज थी, या व्यास झेलम यमुना थी, या गंगा रावी झेलम थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रावी व्यास और सतलुज की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सादिया और धुबरी के बीच राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग किस नदी पर स्थित है? तो धुबरी और सादिया जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी में है वो जलमार्ग, जिसे जलमार्ग संख्या 2 भी कहते हैं।
अगला है क्वेश्चन नंबर 13, पंपास में समशीतोष्ण घास के मैदान हैं। तो पंपास कहाँ पे हैं? पंपास हमारे दक्षिण अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में पंपास घास के मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, मानव अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। मतलब कौन सी डेट में मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है? तो मानव अधिकार सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर को हुई थी और उसी दिन हम मानव अधिकार दिवस मनाते हैं, यानी 10 दिसंबर को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, युद्ध अभ्यास मालाबार एक वार्षिक नौसेना अभ्यास है जो 1992 में भारत और किसके बीच में मनाया जाता है? मालाबार। तो भारत और यूएसए मतलब अमेरिका के बीच में मनाया जाता है मालाबार युद्ध अभ्यास किया जाता है ये। अगला क्वेश्चन है 36, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, तो इसकी जो स्थापना है वो 1959 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम कंप्यूटर के किस मेमोरी के प्रकार का एक उदाहरण है? प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी है, या सहायक मेमोरी है, कैश मेमोरी है? तो ये जो है हमारी रैम वो प्राइमरी मेमोरी होती है कंप्यूटर की, यानी कंप्यूटर को बूट करना मतलब शुरू करना, स्टार्ट करना, ये सारी जो प्रोसेस सेट की जाती है वो उसकी रैम में ही की जाती है। अगर रैम डिलीट हो गई किसी तरह से तो फिर आपका जो कंप्यूटर है वो स्टार्ट भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सारे प्रोसेस उसकी रैम में ही फिक्स होते हैं। नेक्स्ट है 38, भारत में कौन सा संगठन प्रिंट मीडिया को नियंत्रित करता है? यानी भारत में ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो मीडिया को कंट्रोल करती है? तो वो है भारतीय प्रेस परिषद, मीडिया प्रेस। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस समिति ने डेटा सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर ध्यान दिया है? तो डेटा संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने वाली जो समिति है वो BN श्री कृष्ण समिति है। और आज का GS का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट केवल प्रोफेशनल नेटवर्किंग के उद्देश्य से अभिकल्पित की गई है? अभिकल्पित का मतलब होता है डिज़ाइन करना, बनाना। तो निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट है जो प्रोफेशनल नेटवर्किंग के उद्देश्य से बनाई गई है? सिग्नल है, बाइबर है, फेसबुक है। तो फेसबुक तो दोस्ती करने के लिए होती है, फ्रेंड्स रिक्वेस्ट वगैरह। तो प्रोफेशनल की बात कर रहे हैं यहाँ, जॉब ढूंढने के लिए आप किस साइट पे जाते हैं? तो वो है हमारी लिंक्डइन। आजकल बहुत सारे लोग लिंक्डइन का यूज़ करके जॉब ढूंढ रहे हैं, वही वो पूछ रहा है। तो ये थे हमारे आज के 40 क्वेश्चंस जो GS के थे और सामान्य हिंदी के थे। आशा है कि आपको आज के क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाते पीते रहिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू गाइस।